शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है, जहां एक तरफ इस रेडियो के जरिए हम समाज से जुड़े हुए, समुदाय से जुड़े हुए मुद्दे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर आते रहते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के हित में भी हम कई तरह के कार्यक्रम इस रेडियो पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो हमारे साथ ऐसी ही एक सीरीज को लेकर जुड़े हैं डॉक्टर नागेंद्र गंगोला। ये सीरीज है अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए और सीरीज का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद नागेंद्र। तो डॉक्टर गंगोला, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र गंगोला फिर से हाजिर हूं आपके सामने। कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी से मैं आपके साथ ला रहा हूं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लगातार बने रहिए और एंजॉय कीजिए साहित्य के रस को, द फ्लेवर ऑफ लिटरेचर। और आज जो मैं लेके आने वाला हूं आपके सामने चौसर एज का तीसरा लेक्चर, जिसमें मैं बात करने वाला हूं उस समय के कुछ समसामयिक ऑथर्स के बारे में, कंटेम्पररी राइटर्स एंड कैंटरबरी टेल्स के बारे में एक आइडिया देने वाला हूं आप। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, उस समय और कौन राइटर थे जो चौसर के अलावा लिख रहे थे। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि एक राइटर जिनकी डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है और वो अचानक से लंदन में अपीयर हुए और 1408 तक उन्होंने काम किया और फिर वहां से चले गए, लेकिन वो तीन ऐसी चीजें लिख गए जो अपने आप में बहुत शानदार लिटरेचर कहा जा सकता है। जॉन गोवर नाम था, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉन गोवर की, और जिनकी डेथ तो 1408 में हुई थी, लेकिन उनकी बर्थ का पता नहीं चल पाया। उन्होंने तीन महान किताबें लिखी और तीन भाषाओं का यूज किया है। सबसे गौरतलब बात यह, और पहली भाषा जो है वो उन्होंने जो यूज किया है वो फ्रेंच है। स्पेक्युलम मेडिटेंटिस ये किताब का नाम है और ये फ्रेंच में लिखी हुई भाषा है, और ये पूरे इंग्लैंड के उस समय के चर्च के करप्शन, वाइसेस और इमॉर्टलिटी को उभारती है, और समाज के भी। और इसी वजह से, क्योंकि नैतिकता की बहुत बातें हैं, तो इस किताब को एक और नाम से जाना जाता है जो चौसर ही देते हैं, और चौसर कहते हैं, ये उनके अच्छे दोस्त थे, और चौसर कहते हैं कि इट इज एक्चुअली मॉरल गोवर, यानी कि एक नैतिक गोवर है, तो नैतिकता की संज्ञा दी जाती है। दूसरी किताब का जिक्र करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लैटिन में लिखी गई थी भाषा, और इसका नाम था वॉक्स क्लेमेंटिस, और ये इंस्पायर्ड थी, जो आपको मैं बता चुका हूँ, 1381 में वेट टाइलर वाली पेजेंट्स रिवॉल्यूशन। 1381 की इस रिवॉल्यूशन की पे पूरी बेस्ड है। तो अपने आप ही जब ये एक किसी फ्रेमवर्क पे बेस्ड कोई चीज होती है तो उसे एलेगरी कहा जाता है, और एक खास फॉर्म है, ये खास जॉनर है जो उस समय बहुत विख्यात जॉनर था, जिसे कहते हैं ड्रीम एलेगरी। तो ये ड्रीम एलेगरी में लिखा गया है। तो ये वॉक्स क्लेमेंटिस के बारे में था। और तीसरी किताब जॉन गोवर की थी कन्फेसियो एमेंटिस, जो कि बेसिकली इंग्लिश में, यानी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट उस समय जो था वहां का, उस पर लिखी गई है। और इसमें 100 स्टोरीज हैं। ये एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लव कहा जाता है क्योंकि इसमें लव के बारे में है, और 4000 लाइन पे खत्म होता है कम से कम। और इसलिए कहते हैं कि ये भी है, चौसर ने ये मैरिड पीपल के लिए ही स्पेशली लिखा था, इसलिए इसमें लव के बारे में इतना डिस्क्रिप्शन है। तो ये तीन किताबों के साथ जॉन गोवर अमर हैं इसमें। और अब जो हम तीसरे राइटर पे आते हैं, जिनका नाम विलियम लैंगलैंड है, वो सिर्फ एक किताब लिख के ही इस पूरी एज में अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं, जो कि बहुत ही शानदार किताब है, जिसका नाम है द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स द प्लोमैन। एक प्लोमैन एक खेत में सपने देखता है जो मेलबर्न हिल्स पे वो काम करते वक्त देखता है, और मेलबर्न हिल्स पे इसकी सेटिंग है। और ये 3 टेक्स्ट में डिवाइडेड है, ए टेक्स्ट, बी टेक्स्ट और सी टेक्स्ट। और इसमें जो ए टेक्स्ट है वो सबसे छोटा है, हालांकि इसमें भी 2500 लाइन है, और बी टेक्स्ट में 7200 लाइन है, जबकि सी टेक्स्ट जो कि 7300 लाइन के साथ सबसे बड़ा टेक्स्ट है। तो इस तरीके से पोएम अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंस रखती है, इसके कुछ खास रीजंस हैं। देखिए, सबसे पहले जो ओल्ड एलिटरेटिव मीटर था, एलिटरेशन वाली जो पोएट्री थी, उसका ये लास्ट वर्क है। इसके बाद एलिटरेटिव पोएट्री खत्म हो जाती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, ये उस समय के लाइफ और मैनर्स पे पूरा एक सटायर भी था, रिलीजियस एब्यूजेस जो थे उस समय, इसलिए इसको वर्क ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है, क्योंकि लाइफ के बारे में बात करता है, रिफॉर्मेशन के बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करता है। और क्रिश्चियनिटी में जो 7 सिन माने जाते हैं, 7 पापों का जिक्र है, वो जो उनके में बेस्ड है, जिसे हम कहते हैं 7 डेडली सिंस इन द क्रिश्चियन रिलीजन।
तो उनके बारे में पूरा जिक्र होता है। और इस तरीके से ये एक बहुत ही, जो आप कह सकते हैं, शानदार वर्क है अपने आप में। ये एक वर्क सिर्फ विलियम लैंगलैंड ने लिखा था। और अगले जो पोएट है इसमें वो जॉन बार्बर हैं, जो स्कॉटिश पोएट थे, और उनकी एक ही वर्क है जिसे ब्रूस कहा जाता है। 1375 में आया था ये, और लंबा काम था, 20 किताबों में लिखा गया, 13,000 लाइंस थी इसमें। और ये स्कॉटलैंड की फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री को बताता है। इसमें इंग्लैंड का कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में लिखा गया तो इसे उस श्रेणी में रखा जाता है। तो ब्रूस एक वर्क था। और अब हम लास्ट में आएंगे कि और कौन इस समय अच्छे वर्क कर रहे थे। तो जॉन वाइक्लिफ का जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी होगा। अगर हम बात जॉन वाइक्लिफ की ना करें तो ये बेमायने हो जाएगा। तो जॉन वाइक्लिफ बेसिकली एक कैथोलिक थे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि कैथोलिसिज्म में किस तरीके से धर्म सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहा है, और उन्होंने देखा कि किस तरीके से लेविश लाइफ ये प्रीस्ट लोग जीते हैं, और उन्होंने करप्शन और इनको जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिविलेजेस मिले हैं इनका पुरजोर विरोध किया। फलस्वरूप वो इनकी आंखों में खटकने लगे, और इन्होंने कहा कि अब ये जरूरत है कि बाइबल को एक कॉमन हाथों में पहुंचाया जाए और उनकी भाषा में लिखा जाए, जिससे उन्हें पता चले कि चर्च उन्हें किस तरह गुमराह कर रहा है। तो लिहाजा उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट को, जो कि आप कह सकते हैं कि उस समय लैटिन वल्गेट में लिखा गया था, उसको मिडिल इंग्लिश में कन्वर्ट किया और उसे वाइक्लिफ्स बाइबल कहा गया। तो उन्होंने इसको जब लोगों तक पहुंचाया तो लोगों ने बेसिकली इस पूरी चीज को हाथों हाथ लिया और उन्हें बाइबल के बारे में जानकारी मिली और वो हीरो बन गए। और ये सब बाइबल की बात करें तो उनका जो पहला रफ एडिशन आया था वो 1384 में आया था। उसके बाद उनके एक असिस्टेंट जॉन परवे ने उसे 1388 और 1395 में और एडिशन निकाले। लेकिन वाइक्लिफ का इतना शानदार इंपैक्ट था लोगों के ऊपर कि वाइक्लिफ एक नया धर्म लाना चाहते थे, जिसको हम प्रोटेस्टेनिज्म कहते हैं। उनके साथ जितने लोग जुड़ते चले गए उनको लोलार्ड्स कहा गया, और इन्हीं लोलार्ड्स ने वाइक्लिफ की डेथ के बाद मार्टिन लूथर किंग के साथ मिलकर बाद में प्रोटेस्टेनिज्म की स्थापना की थी। तो वाइक्लिफ का रोल बहुत ही शानदार है और उनका बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है जब हम प्रोटेस्टेनिज्म की बात करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस लेक्चर में बात की कि किस तरीके से और राइटर्स यहाँ लिख रहे थे चौसर के अलावा। अब हमारा सिर्फ एक काम बचता है, और वो काम बचता है कि हम कैंटरबरी टेल्स के बारे में कुछ बात करें, और कैंटरबरी टेल्स के लिए मैंने पूरा एक लेक्चर रखा हुआ है। तो मिलते हैं अगली सीरीज में और बात करते हैं चौसर के कैंटरबरी टेल्स के लिए, जो उस समय उनका मैग्नम ओपस कहा जाएगा और जिसने इंग्लिश साहित्य की दिशा का निर्धारण कर दिया था और जिसने इंग्लिश साहित्य को एक अलग ही श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया था। तो दोस्तों सुनते सुनाते रहिए हेलो हल्द्वानी, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है, और सीरीज चल रही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद नागेंद्र गंगोला। मिलता हूं आपसे अगली सीरीज में, तब तक के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू।